फॉर कमिंग 7:30 पे ठंड में आपको इतने सुबह बुलाया, वो भी एथिक्स पढ़ाने के लिए। तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग सच अ ह्यूज क्राउड, पर फिर भी आप आए हैं तो आई मेक श्योर कि 3 दिन जो आपके यहाँ पर सुबह 7:30 से 10:30 तक रहते हैं, दे आर वर्थ वाइल, राइट। एंड जो भी हमारा आज हम कवर करेंगे वो पर्टिकुलरली मतलब एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पेपर का नाम है। अगर आपने देखा होगा तो यूपीएससी के पेपर का ही नाम है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। प्रॉब्लम इज कि एथिक्स, ये जो सिर्फ टर्म्स लिखे हैं यही इतने बड़े हैं कि अगर हम एक एक टर्म पे डिस्कशन करें इस पेपर के तो ही हमें क्या बोलते हैं, मतलब फिलोसोफर्स ने तो बुक्स लिखी हुई हैं, मतलब एथिकल क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ एथिक्स के डोमेन में आती है, क्या चीज़ एथिक्स के डोमेन से बाहर रहती है। ऑल दिस इनकम्पासेस अ बुक। मतलब अगर आपने प्लेटो का नाम सुना होगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स कहते हैं, तो उनकी तो पूरी जो फर्स्ट बुक थी द रिपब्लिक, वो पूरी एथिक्स के ऊपर ही लिखी गई थी। तो इसलिए हमारा मेन फोकस यहाँ पर ये नहीं है कि मैं आपको सारे डोमेन्स ऑफ एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड वो लाइफ के किन किन जगह पे, डायमेंशंस पे लग सकता है। द पॉइंट इज यूपीएससी एक एडमिनिस्ट्रेटर से या फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर से क्या एक्सपेक्ट करता है, कि ये पेपर क्यों रखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना कि यूपीएससी 2013 से पहले क्यों ये पेपर नहीं था, and why suddenly in 2013 they realized that we need to add another paper, and that paper is not something जो GS 1 2 3 में हम पढ़ते हैं, right? GS 1 2 3 में, GS 1 में हम पढ़ते हैं हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। GS 2 में हम पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, गवर्नेंस एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। GS पेपर 3 में वैसे तो बहुत ब्रॉड है, बट मेनली वी कवर इकोनॉमिक्स, सिक्योरिटी एक्सेट्रा। तो ऐसी क्या चीज थी दैट देयर वाज अ रियलाइजेशन दैट वी नीड टू ऐड अनदर पेपर, एंड दैट पेपर हैज नथिंग टू डू विथ जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर थे। नाउ लेट मी टेक एन एग्जांपल। सबको पता है 2000 जब वो दिल्ली केस हुआ था, दिल्ली गैंगरेप केस, निर्भया कांड, उसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी, एंड द जस्टिस वर्मा कमेटी वाज, उनका मेन मोटिव क्या था कि सजेस्ट सम चेंजेस इन द क्रिमिनल लॉ सो दैट डेटरेंस वैल्यू बढ़ जाए, कि ये जो हीनियस क्राइम है या क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, जो पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा हीनियस क्राइम हुआ था निर्भया के अगेंस्ट, उसको रोका जा सके फ्यूचर में, दैट शुड नॉट बी द केस। बट फिर भी हम देखते हैं दैट सिमिलर इंस्टेंसेस आर रिपीटिंग, राइट। अभी हमें भोपाल का तो एक, हम तो लोकल इशू में, तो हमें पता ही है कि भोपाल में कितनी बुरी जो क्या बोलते बात हुई थी। सो एक चीज हमें समझ में आती है कि जो अभी तक हमारी अप्रोच थी कि आप लॉज टफ बना दीजिए, मेक लॉज विच हैव वेरी हाई डेटरेंस वैल्यू, आप कैपिटल पनिशमेंट दे दीजिए, मतलब डेथ पेनाल्टी दे दीजिए, लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दीजिए, एवरीथिंग कैन बी गिवन। मतलब मैक्सिमम क्या हो सकता है कि आप किसी आदमी की जान ले लो, कि भाई आपने कोई क्राइम किया एंड देन यू गिव हिम कैपिटल पनिशमेंट, दैट इज द मैक्सिमम थिंग दैट कैन बी डन बाय लॉ। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि ये इंस्टेंसेस रिपीट होते हैं? एक तो पॉइंट आप ये ध्यान रखो पहले, I'll connect all these points. I'm giving you two, three small instances of how you can relate, why it is important to study this paper. Second aspect आप लो, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सबने सुना हुआ है ना। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है वो एक मेन पिलर है कि ब्यूरोक्रेसी में, एडमिनिस्ट्रेशन में या गवर्नमेंट में जो भी इंप्लॉइज हैं वो करप्शन, ब्राइब्स एक्सेट्रा, फ्रॉड ये सब ना करें। उसके खिलाफ उसमें डिटरेंस के प्रोविजंस लिखे हैं कि आप भाई ब्राइब लेते हो, इतने साल जेल है या आपको निकाल दिया जाएगा, एक्सेट्रा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सस्पेंशन, टर्मिनेशन एक्सेट्रा। फिर भी हमें ये रियलिटी हमने रोज या देखी हो सकती है अपने जीवन में जी के, या वी नो फॉर अ फैक्ट दैट करप्शन स्टिल एग्जिस्ट्स। चाहे वो कोअर्सिव करप्शन हो, कोअर्सिव करप्शन मतलब आप अपना भाई राशन कार्ड बनवाने गए, सामने बाबू ने बोला ये फाइल तभी आगे बढ़ेगी जब इसमें वेट आएगा, मतलब यू हैव टू गिव सम मनी इन ऑर्डर टू गेट व्हाट इज लेजिटिमेटली योर्स। एनीथिंग जो आप डिजर्व करते हैं एज अ राइट, जो आपको दिया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी चीजें आपको लेने के लिए क्या करना है, उसके लिए आपको अनड्यू फेवर्स देने हैं। एक तो ये चीज। सेकेंड चीज हो सकता है कल्यूसिव करप्शन। हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, पैसे लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स देने के लिए, अपॉइंटमेंट्स देने के लिए, नेपोटिज्म करते हैं, अपने भाई भतीजों को ही आपने अपॉइंटमेंट के लिए अप्रूव कर दिया। तो ये सब चीजें हैं। तो इसका मतलब है कि अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, और रिसेंटली अमेंडमेंट भी हुआ है,
उसको हीनियस क्राइम कर दिया गया आपसे कि अगर एक लेवल के ऊपर आप करप्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं तो इट्स कॉल्ड ए हीनियस क्राइम। तो उसके लिए भाई उन्होंने क्या बोलते सजा बढ़ा दी, तो फिर करप्शन तो कम होना चाहिए था ना। बट करप्शन एज सच जो हमें परसीव होता है वो कम नहीं हुआ है। थर्ड, हम एक और इंस्टेंस लेते हैं। हमें सबको पता है कि स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, एंड स्वच्छ भारत अभियान का एम ये है कि ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया बनाना है ना, क्योंकि हाइजीन की प्रॉब्लम है, माल नरिशमेंट की प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ये कोई नया प्रोग्राम तो नहीं है, इससे पहले भी देयर वर सिमिलर प्रोग्राम्स, टोटल सैनिटेशन कैंपेन एक्सेट्रा, विच हैड द सेम एम। दे क्या बोलते, दे वेंट ऑन फॉर अ डेकेड, 10 साल तक वो प्रोग्राम्स दे कंटिन्यूड, बट दे वर नॉट एबल टू ब्रिंग अबाउट दैट चेंज। कि ऐसी क्या चीज हुई कि टोटल सैनिटेशन कैंपेन जो भी 10 साल तक चला, अपार्ट फ्रॉम कि उसमें कुछ इंप्लीमेंटेशन इश्यूज थे वो छोड़ देते हैं अभी हम, कि एज अ फ्रेमवर्क जिसको एक सोच की तरह लाया गया था, दैट वी विल ब्रिंग अबाउट चेंज in the way people perceive hygiene both in the rural and urban areas, that was not able to, that was not fulfilled. तो उसके बाद ये realization था, and then we understood that the problem does not lie in the laws you make, the problem does not lies in how good the program is. The point is, इन सारी चीजें जो भी हमने अभी तीनों इंस्टेंसेस पढ़े, इसमें सबसे क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो इंप्लीमेंटेशन का फैक्टर होता है, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो ये रियलाइजेशन था कि हमें स्ट्रक्चर्स, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स नए नहीं बनाने हैं कि आपने एक दो रेगुलेशन की बॉडी और लगा दी, सीवीसी को और पावर्स दे दी। अगर सीवीसी में बैठने वाला आदमी जो मैन करता है उस इंस्टीट्यूशन को, अगर उसके अंदर सही वैल्यूज नहीं होंगी या उसका एथिकल कंपास सही तरीके से ओरिएंटेड नहीं होगा, तो आप कितने भी स्ट्रिक्ट लॉज बना लो, आप उनको कभी लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, राइट? यही चीज थी जो स्वच्छ भारत अभियान में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की कैंपेन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रखा गया है कि एटीट्यूडनल चेंज लाना है। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो स्वच्छ भारत अभियान में काम कर रहे हैं उनको बोला गया है, यू आर नॉट जस्ट एन इंप्लीमेंटेशन एजेंसी, आपको टॉयलेट बनाने का काम नहीं करना है। टॉयलेट मैकेनिकली तो बहुत बने, पर क्या करते हैं लोग, उसको अपने स्टोर में कन्वर्ट कर लिया, you use it for some other purpose apart from the purpose that it is meant to be used, उसको आप टॉयलेट्स की तरह यूज नहीं करते। तो this realization led to introduction of this kind of paper which is known as ethics, integrity and aptitude. Now why I took so much time, because I want you to understand this paper cannot be prepared from any book, any material available. I'll tell you all the sources that you should read, just to enhance your understanding and knowledge about the concepts and the terms specifically that are mentioned in the syllabus. But at the same time, you have to understand that this paper requires brainstorming. Every day when you see an instance, try to brainstorm. Why this is happening? We have the best of laws, still we are not able to bring. निर्भया हत्याकांड में अपने को ये पता है कि इंडियाज डॉटर नाम की डॉक्यूमेंट्री सुनी है सबने नाम, राइट? BBC, there was a BBC correspondent who came to India and who went to the prison, जहां पर वो जो जुवेनाइल परपेट्रेटर है क्राइम का वो है, उससे पूछा गया कि आपको कोई रिमोर्स नहीं है, डोंट यू फील एनी रिमोर्स और रिग्रेट कि आपने इतना हीनियस क्राइम किया? एंड ही सेड नहीं, आई डोंट फील एनी रिमोर्स। व्हाट ही एक्चुअली सेड, ही सेड लड़की ऐसी थी, इस समय रात में बाहर चल रही थी, क्या बोलते, कपड़े ऐसे नहीं पहने थे, दोस्त के साथ गलत हरकतें कर रही थी, एक्सेट्रा। तो दिस शोज दैट हमारी सोशल जो हमारा एटीट्यूड है या मेंटालिटी है वो प्रॉब्लमैटिक है। आप कितना भी लॉस को कठिन बना लीजिए, जैसे अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश में आई थिंक अब तो शायद लॉ पास भी हो गया है कि 12 इयर्स से नीचे, है ना, आई थिंक यस, ओके, तो कि 12 इयर्स से नीचे अगर किसी गर्ल चाइल्ड के साथ हीनियस क्राइम होता है तो उसके लिए सीधे डेथ पेनाल्टी कर दी गई है। तो जेन्युइनली हमें एक बार सोचना चाहिए कि अगर ऐसा ही होता तो इससे पहले जो 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट किया गया था उसकी डेटरेंस वैल्यू भी तो होनी चाहिए थी, तो वो क्यों नहीं हुई? अभी एनसीआरबी का डेटा आया है इस साल के लिए, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन तो बढ़े हैं। तो अगर ऐसा ही होता कि इफ यू कैन गो ऑन मेकिंग स्ट्रिंजेंट लॉज, मेक द मोस्ट एक्सट्रीम लॉ, मतलब वैसे बना लो जैसे वेस्ट एशिया की कई कंट्रीज में है कि सीधे मतलब कुछ सुना नहीं देना, क्राइम किया और गला काट दिया, आप कुछ भी बना लो। बट द पॉइंट इज कि अगर हमारा सोशल एटीट्यूड चेंज, मतलब थिंकिंग में प्रॉब्लम है, और इसीलिए ये पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू विल बी द लीडर हु विल गाइड,
और अगर आपको एजेंट ऑफ चेंज एज अ लीडर, एज अ गाइड, फ्रेंड, फिलोसोफर, आप कुछ भी बोलो क्या एडमिनिस्ट्रेटर को, तो अगर आपका ही एटीट्यूड, आपके ही वैल्यू सिस्टम वीक होगा तो आप क्या गाइड करोगे? एंड बिकॉज ऑफ दैट रियलाइजेशन दिस पेपर वाज इंट्रोड्यूस्ड कि ये चेक करने के लिए लेट यूपीएससी हैव एन अटेम्प्ट ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जो बच्चा एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए अपने आप को सही समझता है वो एज अ सोसाइटी के एथिकल और मॉरल वैल्यूज के हिसाब से कैसा है। क्या वो एक्चुअली जब उसको इतनी ज्यादा पावर दे दी जाएगी will he be able to deliver, and deliver not just की mechanical implementation, deliver in the true sense कि agent of change, you will be the guide जिसको आपने तो सबने सुना ही होगा in real life instances we know कि एक DM जो होता है अगर रूरल एरिया में जाता है तो he is like the figure जिसको सब रिवर करते हैं कि कलेक्टर साहब ने बोला है ना, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, और वैसे सारी सर्विसेज में होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एक छोटा सा बच्चा भी उस रूरल एरियाज में है, उसके लिए आइडल क्या है? अमिताभ बच्चन और ये जो फिल्म स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, ये आइडल्स हो सकते हैं, बट एक छोटा बच्चा जो है उसके लिए एक उस लोकल लेवल पे गवर्नमेंट जो है, तो एक डीएम भी उसके लिए एक क्या बोलते हैं आइडल की तरह काम करता है, हु विल गाइड हिम। उसको लगता है कि मुझे ऐसा बनना है। तो अगर जो डीएम बन रहा है या जो सिविल सर्विसेज में जा रहा है उसके अंदर प्रॉब्लम्स होंगी तो वो क्या सोसाइटी को गाइड कर पाएगा? एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस रियलाइजेशन दिस पेपर वाज एडेड। और ये इसलिए बता रहा हूं कि कोई भी कोर्स आप कर लो, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड जीएस पेपर 4 पे बहुत होते हैं, एक महीने के क्रैश कोर्स होते हैं, आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आप इसको अपनी रियल लाइफ से नहीं जोड़ेंगे, इफ यू आर नॉट एबल टू ब्रिंग जेन्युइन एग्जाम्पल्स, आपको पता होगा, इफ एंड आई होप, प्लीज एक काम आप जरूर करिए, गो थ्रू ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, यूपीएससी के जो 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं, आप उसको प्लीज एक बार गो थ्रू करो। यू विल अंडरस्टैंड कि वो क्वेश्चन क्या पूछते हैं। वो पूछते हैं व्हाट डज हैप्पीनेस मीन टू यू। इसके लिए कोई रटा रटाया बुक का आंसर हो ही नहीं सकता। आपके लिए हैप्पीनेस अलग है, इनके लिए अलग है, उनके लिए अलग है। तो फिर वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि रोट मेमोराइजेशन से कोई एक आपने एक आंसर दे दिया। वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने क्या इस बारे में सोचा कि आपके लिए एक्चुअली हैप्पीनेस क्या है। कई लोगों के लिए हैप्पीनेस हो सकती है अच्छी गाड़ी, अच्छा पैसा, ऑल द मटेरियलिस्टिक थिंग्स दैट यू कैन थिंक ऑफ, you have good money, you have social reputation है, recognition है, everything that you have, that can be a source of happiness, and that is at times we cannot say कि हमें happiness नहीं होती अगर हम टॉप करते हैं तो, मतलब I don't feel happy because if what I wanted to achieve I'm able to achieve. Everybody feels happy, but the point is they are looking for something else कि क्या सिर्फ यही चीज है? क्या ऐसा नहीं होता कि at times even sacrificing your gains for somebody else, that also becomes a source of happiness. So is your happiness very restricted? Do you think your happiness is very myopic, self-centered, सिर्फ आपके लिए है? या there is something that is much beyond and you are able to understand and comprehend? ये वो इसलिए जानना चाहते हैं। The point, tomorrow कल आपको कोई, मान लीजिए आप कुर्सी के इस साइड बैठे हैं गवर्नमेंट एजेंसीज में और आपको कोई पीछे से ब्राइब ऑफर करता है, तो उस ब्राइब के पैसे से मटीरियलिस्टिक हैप्पीनेस तो खरीदी जा सकती है और सोशल रिकॉग्निशन भी मिलता है, बट द पॉइंट इज वो ये समझना चाह रहे हैं कि क्या आप खुद इंट्रोस्पेक्ट करके ये सोच सकते हो क्या कि ये जो मैं कर रहा हूं इन द लॉन्ग टर्म, दिस इज नॉट व्हाट एक्चुअली आई डिजायर, दिस इज नॉट व्हाट एक्चुअली विल गिव मी हैप्पीनेस। आज से 10 साल बाद मेरे पास कितने आईफोन है, ऑडी है या बीएमडब्ल्यू है या कोई ऐसी बड़ी कार है, दैट विल बी इममटीरियल। माई हैप्पीनेस विल बी मैंने कितने गरीबों को की प्रॉब्लम्स को एलिविएट किया, राइट? एक किसी के लिए हो सकती है हैप्पीनेस का सोर्स। सो दैट इज व्हाट दे वांट यू टू अंडरस्टैंड एंड दैट इज व्हाई दिस पेपर वाज डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस्ड। एंड इस पेपर में उन्होंने सिलेबस जरूर मेंशन किया है, बट कभी भी वो सिलेबस में ही रिस्ट्रिक्ट करते हैं, बट द पॉइंट इज हमने कभी इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया होता। दिस पेपर इज ऑल अबाउट इंट्रोस्पेक्शन। सो एवरीथिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, व्हाट माई पर्पस इज, I'll give you the foundation stones. Ethics के पेपर में कुछ टर्म्स हैं, कुछ फिलॉसफीज हैं जो क्या बोलते लगी हुई हैं, मैं आपको उसका फाउंडेशन स्टोन बना के दूंगा, बट योर वर्क इज टू बिल्ड ऑन दैट फाउंडेशन स्टोन एवरी डे। अगर मैं आपको आज बताता हूं क्या वैल्यूज हैं, एथिक्स क्या है, व्हाट इज मोरालिटी, हाउ आर दे इंटर रिलेटेड, एथिक्स के सोर्सेस क्या हैं, then every day जब तक आप अपना मेंस क्या, मैं तो बोलता हूं this should be a lifelong exercise. Every day when you read the newspaper, when you go through the news etc, आप उसको खुद एनालाइज करो और उसके ऊपर आप बिल्ड करो। तो एथिक्स का पेपर कभी स्टैटिक नहीं होता।
आई गिव यू एन एग्जाम्पल. इस बार 2016 का अगर आपने पेपर देखा होगा तो देयर वाज वन क्वेश्चन ऑन इनइक्वालिटी, दैट राइजिंग इनइक्वालिटी इज अ कॉज ऑफ कंसर्न. वी ऑल एग्री कि 1991 के बाद जो भी हुआ हो, इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हुआ है आफ्टर रिफॉर्म्स, बट द पॉइंट इज एक और चीज हुई है जो इनइक्वालिटी में इंक्रीज हुआ है. कई सेक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा नेगेटिवली अफेक्ट हुए हैं. तो इसको डायनेमिक का मतलब क्या है? जैसे पेपर देने में जा रहा था जिस दिन, उस दिन सुबह मैं ऐसी न्यूज ब्राउज कर रहा था. आई यूजुअली हैव अ हैबिट कि जिस दिन पेपर देने आता हूं उस दिन से पहले एक बार जरूर न्यूज ब्राउज करता हूं कि कुछ भी चीज एकदम याद रह जाए. उस दिन के न्यूज़पेपर में था कि Amazon के जो ओनर हैं, जो प्राइमरी प्रमोटर है Amazon के, उन्होंने एक दिन में $7 बिलियन का गेन था. 7 या 70, आई डोंट, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड कि उनका प्रॉफिट जो था एक दिन का था $1 बिलियन में. उसी के एक दिन पहले न्यूज थी कि 22,000 से ज्यादा चिल्ड्रन डायरिया के कारण ही वर्ल्ड में डाई करते हैं, या मतलब डेथ ऑफ चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ डायरिया इज 22,000. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस इज डायनेमिक एंड यू यूज दिस एग्जाम्पल. तो आज जो भी मैं आपको चीजें बताऊंगा या इन कोर्स ऑफ 3 days, try to, you should not restrict yourself to all the things that we are covering in the class. Build upon that. कि आज हमने पढ़ा कि कुछ these are the good values that are expected, कि एक फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर के पास ये वैल्यूज तो होनी ही चाहिए. उन वैल्यूज पे आप रोज बिल्ड करो. हैप्पीनेस आपके लिए क्या है? ये ऐसे क्वेश्चंस है जिसको कोई नहीं बता सकता था कि ऐसा कोई क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, राइट? तो हम ये सारे टर्म्स कवर करेंगे. एंड मेरे को वैसे इन्होंने, सर ने तो खैर मुझे 8 ही घंटे दिए थे, मैं 2 घंटे ऊपर अपने आप बढ़ा लेता हूं क्योंकि मुझे ये रहता है कि इफ वी आर गोइंग टू डू समथिंग लेट अस डू इट कंप्लीटली, है ना? कि अगर हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, 8 घंटा इन्वेस्ट किया है, तो आप उसमें 2 घंटा भले ही एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े, बट उसमें से हमें पता होना चाहिए ऑल द डायमेंशंस दैट कैन बी आस्क्ड. सो द पॉइंट इज वी विल टेक 10 hours अप्रोक्सीमेटली, प्लस माइनस ऊपर नीचे 2 हो सकता है. इफ पॉसिबल विल टेक अनदर क्लास 3 में. आई विल नॉट रश थ्रू द सिलेबस बिकॉज मैं तो सिलेबस आपको 1 घंटे में 3 घंटे में कवर करा सकता हूं, पर अगर आपको समझ नहीं आया, इफ यू आर नॉट एबल टू ग्रास्प कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, देन इट विल बी ऑफ नो यूज, राइट? तो हम 10 hours के अप्रोक्सीमेटली लेके चल रहे हैं. विल ट्राई टू कवर द होल सिलेबस. कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे होंगे और डेलिबरेटली ऐसे होंगे जो मैं आपको खुद करने बोलूंगा. I will not help you. I'll tell you what to do, what to read, but that will be the thing. मतलब वो रहता है ना कि एक सेल्फ डिसिप्लिन होता है कि अगर बोला गया है करना है और हमें पता है कि this can be an expected question, then you have to prepare it yourself. ठीक है? And एक और इंपॉर्टेंट चीज जो डायनेमिक का बोला है कि we will discuss ethics, नॉट कि फ्यू पास्ट में क्या था, प्लेटो के जमाने में एथिक्स क्या थी, प्लेटो के जमाने में जस्टिस का क्या था. आई कैन टीच यू बिकॉज मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है. आई कैन टीच यू ऑल दी स्कॉलर्स जो एथिक्स में अवेलेबल है, जेरेमी बेंथम से लेके, आई कैन टीच यू एवरीथिंग. पर अगर वो आपके यूज नहीं है, ना ही पेपर में एक्सपेक्टेड है कि आप जानो. अगर ऐसा ही होता तो ये क्यों नहीं बोल देते कि एथिक्स के पेपर की जगह हर बच्चे को पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शनल दिला दो और सबको बोलो कि सारे फिलोसोफर्स पढ़ के आओ, या सबको बोलो कि पॉलिटिकल फिलोसफी पढ़ के आओ. तो वो आपसे ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं. तो हम जो करेंगे, हम रोज के रियल लाइफ एग्जांपल में कि ट्रिपल तलाक हुआ, LGBT राइट्स हुई, सेक्शन 377 हुआ, मैनुअल स्कैवेंजिंग हुई, जो रोज हम देख रहे हैं उसको कैसे हम एथिक्स के फ्रेमवर्क में डालेंगे. और ये आपको यूज करना है. आज से लेके जब तक आप एग्जाम नहीं लिखने वाले हैं तब तक रोज एग्जाम्पल्स सोचिए, इस पे अपने क्या बोलते खुद से सोचिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि कोई चीज क्यों हो रही है, एंड देन मेक श्योर दैट यू राइट डाउन जो भी करें. मैं मतलब हमें पता है कि वी आर बिग इनफ टू अंडरस्टैंड दैट मैं कोई नोट्स नहीं दूंगा. आपको जो लगता है कि दैट इज इंपॉर्टेंट यू शुड राइट डाउन. आपको जो लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, उसको आप छोड़ सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या होता है कि देखो मैं आपको एथिक्स वैल्यूज एक चैप्टर है, इसमें 7 चैप्टर्स हैं. विल डिस्कस द सिलेबस बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट यू शुड नो व्हाट इज द सिलेबस, कि पढ़ना क्या है. इन दिस वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन यू हैव टू एक्सट्रैक्ट व्हाट इज नॉलेजेबल. उस नॉलेज को कैसे यूज करना है, तो वो हम सिलेबस करेंगे. बट यू हैव टू गेट इनटू द हैबिट ऑफ राइटिंग आंसर्स. रोज एक आंसर लिखो एथिक्स पे. ऐसे ही आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा तो खुद से क्वेश्चन सोच के लिखो. दैट यही क्वेश्चन ले लो जो भी हमने डिस्कस किया कि डिस्पाइट ऑफ द मोस्ट सीवियरेस्ट ऑफ लॉज, मोस्ट स्ट्रिंजेंट लॉज, वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन इज स्टिल कंटिन्यूइंग. हाउ डू यू एनालाइज दिस सिचुएशन? और जब ये जीएस पेपर 4 में आ रहा है तो वो ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप सिर्फ ये लिख के छोड़ दो कि इंप्लीमेंटेशन लॉज का वीक है, पुलिस इनसेंसिटिव है, इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं होता, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वीक है. ये तो जीएस 2 में आप लिखते ही हो. इसके साथ वो एथिकल चीजें आपसे वो ये चाह रहे हैं कि आप एक्चुअली में इन डेप्थ समझ पाए हो कि नहीं,
कि सोसाइटी में क्या हम घर में अपने बच्चों को वैसा सोशलाइजेशन दे रहे हैं कि जेंडर इक्वालिटी की वैल्यू उनमें आ रही है? क्या हमने उनको कभी ऐसा सोशलाइजेशन देने की कोशिश की एजुकेशन सिस्टम में, मॉरल एजुकेशन में, कि आपको वुमेन इज नॉट एन एंटिटी, आप उसको एंटिटी नहीं समझो, शी इज एन लिविंग इंडिविजुअल, तो उसकी डिग्निटी को क्यों मेंटेन या इंश्योर करना इंपॉर्टेंट है? तो वो ये चीजें समझना चाहते हैं आपसे थोड़ी सी, कि आप एथिकल एंगल से किसी क्वेश्चन को कैसे एनालाइज करते हो। और नहीं है तो आज आप जाके सबसे पहला काम करोगे, वैसे आई एम डिस्कसिंग ईच एंड एवरी टॉपिक बिकॉज आई थिंक कि आपको सिलेबस पढ़ा दिया तो 50% मेरा काम तो हो गया। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि सिलेबस में हमसे क्या एक्सपेक्टेड है, क्या पूछा जाता है, पेपर का ट्रेंड्स कैसा रहा है क्वेश्चंस का,